नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष आनंद, therisinghill.com। हर रोज़ आपके साथ 5 बड़े अखबारों के संपादकीय की समीक्षा लेकर के आता है। और आज हम फिर एक बार आपके सामने ये बताएंगे कि 5 बड़े अखबारों ने किन मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कैसे दी है। दोस्तों, अगर आपने वक्त फिल्म देखा हो तो आपको याद होगा कि राजकुमार ने एक डायलॉग वो देते हैं उस फिल्म में कि जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं वो पत्थर नहीं फेंका करते। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आज हमारे 2 बड़े अखबारों ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अपनी टिप्पणी करी है, उनके ऊपर अपना कमेंट्स दिया है। सबसे पहले हम बात कर लें डेक्कन हेरल्ड की। तो डेक्कन हेरल्ड ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के सस्पेंडेड स्पोक्सपर्सन जो नुपुर शर्मा हैं, उनकी जो याचिका थी कि देश भर में जो एफआईआर उनके खिलाफ किए गए हैं उनको इकट्ठा करके एक करके उसे दिल्ली में लाया जाए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। और साथ ही काफ़ी खटी खरी उनको सुनाई भी कि उनके कमेंट्स की वजह से देश में आग लगी और ऐसे वगैरह वगैरह। डेक्कन हेरल्ड इसी बात पर अपना एडिट और अपना एक कमेंट लिखा है। और डेक्कन हेरल्ड ने कहा है कि जहां सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस के वजह से तीस्ता सेतलवाद की गिरफ्तारी होती है, वहीं जब सुप्रीम कोर्ट उससे भी तीखी टिप्पणी करती है नुपुर शर्मा के ऊपर, तब भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये दोहरा मापदंड हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की वजह से क्यों है, ये डेक्कन हेरल्ड का सवाल है नुपुर शर्मा के मामले में। लेकिन अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी एक अपनी संपादकीय लिखा है इसी विषय पर। और वो डेक्कन हेरल्ड के टोन एंड टेनर, जो उनकी जो आर्गुमेंट्स, उनकी जो दलील है, उसका बिल्कुल ही उल्टा है। क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि जुडिशरी, जो हमारी न्यायपालिका है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं जिसको हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारे जुडिशरी, हमारे जो बड़े जजेस हैं उनको एड्रेस या उनका निदान अब तक नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि बेल ना कि जेल एक नॉर्म है। ये न्यायपालिका के शब्दावली में अगर कोई मामला नहीं हो, कोई संगीन जुर्म नहीं हो, तो जो भी आरोपित है उसे बेल मिलना चाहिए। ये एक ऐसा नॉर्म है जिसको कि आज तक किसी उसके ऊपर कोई स्टैंडर्ड एक रूप सा कोई जुडिशरी का व्यवहार देखा नहीं जाता है, ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया का मानना है। दूसरा, आर्टिकल 20(2) जो कि डबल जेपर्डी के अगेंस्ट है, जिसमें कि एक ही आरोपी को कई सारे जगहों पर प्रोसीडिंग्स झेलना पड़ता है देश के कई भागों में, जैसा कि नुपुर शर्मा के साथ भी शायद हो रहा हो, क्योंकि देश में कई इलाकों में एफआईआर उनके खिलाफ लॉन्च करा गया है और रहती वो दिल्ली में है, उनको जाना पड़ेगा कई जगहों पर। तो जो हमारे संविधान में प्रावधान है कि डबल जेपर्डी से बचना चाहिए, उसका भी पालन कहीं ना कहीं न्यायपालिका ढंग से कर नहीं पा रही है। दूसरा, टाइम्स ऑफ इंडिया एक और सवाल खड़ा करता है कि जब बड़े बड़े केसेस की जो लिस्टिंग होती है जुडिशरी में, हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें भी काफ़ी सब्जेक्टिविटी देखा जाता है। मतलब कि जो लिस्टिंग करने वाला आदमी है, जज है, ये उसके ऊपर है, ना कि कोई प्रोसेस बेस्ड हो। जैसा कि आपके सामने एक एग्जाम्पल होगा कि आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में, जिसको कि एब्रोगेट सरकार ने कर दिया था, पार्लियामेंट ने कर दिया था, उसके मामले में जो याचिका है वो अब भी लंबित है और सुप्रीम कोर्ट में अब तक उसका लिस्टिंग भी ढंग से करा नहीं गया है और वो चला ही जा रहा है। साथ में ही अगर जजेस की अपॉइंटमेंट्स देखेंगे न्यायपालिका में, टाइम्स ऑफ इंडिया का दावा है, जिस तरह से कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट 2014
को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना कि जो हमारी विधायिका है, जो लेजिस्लेचर है, उसकी दखल अंदाजी है कहीं ना कहीं इस एक्ट के द्वारा जुडिशरी, न्यायपालिका के फंक्शनिंग में, कार्य करने की प्रणाली में। और आप जानते हैं कि हमारे डेमोक्रेसी में, हमारे लोकतंत्र में जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव तीनों को हमें अलग रखा गया है और स्वतंत्र रखा गया है कि तीनों स्वतंत्र रूप से काम करें और अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करें। दोस्तों, डेक्कन हेरल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया के जो कमेंट्स हैं नूपुर शर्मा मामले में और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में, उसको आप दोनों को आप बैलेंस करके देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं दोनों का ही आर्गुमेंट्स सही है। और लेकिन एक बात आप ये भी समझ लें कि दोनों अपने हिसाब से अपने पर्सपेक्टिव आपके सामने रख रहा है और दोनों ने पूरी बात को आपके सामने एक साथ नहीं रखा। उसका वजह उनको ही मालूम होगा, जिस पर कि हम अभी बात नहीं करेंगे। लेकिन ये बात तो बड़ी स्पष्ट है कि जुडिशरी में रिफॉर्म अब तक नहीं हो पाई है ढंग से, क्योंकि जिस तरह से लंबित मामले हैं, चाहे छोटे कोर्ट हों चाहे बड़े कोर्ट हों, हर जगह पर लंबित मामले काफ़ी वर्षों तक खींचे चले जाते हैं। लोगों की अपनी सेविंग्स, जमा पूंजी और जो गरीब लोग हैं उन पर भी काफ़ी आर्थिक इसका भार पड़ता है। ये किसी से ये बात छुपा हुआ नहीं है। और हमने देखा है कि जुडिशल वैकेंसी, जजेस के वैकेंसीज़ का एक कारण बताया जाता है कि केसेस जो लंबित पड़े रहते हैं वो भी, उसका भी उस सलूशन इनको निकालना चाहिए। सरकार को, जुडिशरी को, दोनों को मिल करके निकालना चाहिए। और जिस तरह से टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में आया है, उसका उपयोग जुडिशरी में क्यों नहीं हो रहा है बड़े पैमाने पर, वो भी अपने आप में एक सवाल है। दोस्तों, सरकार ने विंडफॉल टैक्स लगाया है, जो हमारे देश के जो पेट्रोल रिफाइनर्स हैं, जो सस्ते तेल बाहर से, रशिया वगैरह से डिस्काउंट पर लेकर के एक्सपोर्ट कर रहे थे इंटरनेशनल प्राइस पर, उस पर जून 30 को देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया है कि उनके ऊपर सेस लगेगा, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगेगा। निश्चित रूप से ये कदम ज़रूरी था, क्योंकि आप जानते हैं कि 16 अप्रैल के बाद पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को बढ़ाया नहीं गया है, सरकार ने दाम को रोक रखा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो आप देख भी रहे होंगे कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, और महंगाई का आपके पेट्रोल और डीजल के दाम से सीधा रिश्ता है। जैसे जैसे पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा, महंगाई भी बढ़ेगी, और महंगाई अगर एक लिमिट से ज़्यादा चली गई तो आपके देश के विकास पर भी वो काफ़ी गहरा असर डालेगी, विकास की रफ्तार को वो रोक देगी या पीछे भी ढकेल सकती है। तो इस तरह से सरकार ने जो विंडफॉल टैक्स लगाया है, 6 रुपये प्रति लीटर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल के ऊपर है, पेट्रोल के एक्सपोर्ट के ऊपर है, और एयर टरबाइन फ्यूल के ऊपर है। 13 रुपये पर लीटर डीजल भी लगाया है, और 23,250 रुपये पर टन सेस लगाया है, जो देश में क्रूड का उत्पादन होता है उसके ऊपर। साथ में ही 15% जो गोल्ड का इंपोर्ट होता है उस पर, उसके ऊपर भी ड्यूटी लगाया है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस का मानना है कि ये शॉर्ट टर्मिज्म जैसा एक सरकार का रिस्पांस है, जो कि देश हित में, इकनॉमी में, लार्जर इंटरेस्ट में लंबे समय के अंतराल में ये सही नहीं रहेगा। दोस्तों, मणिपुर में भूस्खलन की घटना हुई है, करीबन 38 लोग मारे गए हैं उसमें, और द हिंदू का मानना है कि ये भूस्खलन ऐसी जगह पर हुआ है जहाँ की कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा था, रेलवे के काम हो रहे थे। दोस्तों, आपको याद होगा कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पिछले साल मानसून के समय में जब बारिश तेज हो रही थी, बादल फटने की वजह से कई जगह पर भूस्खलन, लैंडस्लाइड के मामले सामने आए थे और कई लोगों की जानें गई थी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक तकनीक का विकास कर रहा है जो हमें मालूम बताएगा कि लैंडस्लाइड कहाँ पर हो सकता है और कब हो सकता है, जिसका प्रयोग दार्जिलिंग और नीलगिरीज में हो रहा है, और 2025 तक वो शायद ऑपरेशनल हो जाए। लेकिन दोस्तों, वो भी कोई सलूशन नहीं है, क्योंकि 15% देश का जो भूभाग है, जो खास तौर से हिमालय और नीलगिरीज हिल
में है वो बहुत ही फ्रेजाइल है, जहाँ की अर्थक्वेक, भूस्खलन ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए सरकार को सावधान रहना चाहिए कि यहाँ पर माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन वर्क वो तभी करें जबकि पुख्ता असेसमेंट इन जगहों का कर लिया जाए। तो दोस्तों, हमारे संपादक की समीक्षा में बस इतना ही। आपको ये कैसा लगा अपने फीडबैक में बताएं और ये लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।